हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो है उसके रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो हम जो टॉपिक कंसिडर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के, वो टोटल 11 टॉपिक है। हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस है उनमें से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। पहला टॉपिक है उसमें से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन है। इस टॉपिक पे हम लगभग 20 वीडियोस बनाएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसके रिलेटेड 10 to 15 वीडियोस बनेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ 8 से 10 वीडियो बनने वाले हैं। जे ट्रांसफॉर्म पे भी 8 से 10। और ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है, न्यूमेरिकल मेथड में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड है, जॉकोबी मेथड है, गॉस साइडल मेथड है, गॉस जॉकोबी मेथड है। उसके रिलेटेड एक वीडियोस तो बनेगा ही। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पिकार्ड्स मेथड है, यूलर्स मेथड है, यूलर्स मॉडिफाइड है, आरके मेथड है। इस पे सब कंसीडर किए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए बाइसेक्शन मेथड है, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल के लिए बाइजेक्शन। उसके बाद सेकेंड मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, वेट्स मेथड है। ऐसे सब कुछ मेथड पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बहुत सारे कंसेप्ट है, वो भी कवर करने वाले हैं। और ये इंटरपोलेशन का कंसेप्ट भी हम यूनिट नंबर 5 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है और 7 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्टैटिस्टिक का पार्ट हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी पार्ट इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में कवर होने वाला है। अब 10th वाला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट वाला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के रिलेटेड सब कुछ पॉइंट जो है हम कवर करने वाले हैं। तो ये टोटल लगभग 125 to 150 वीडियोस का ये कोर्स होगा। इनमें से बहुत सारे ब्रांचेस को सिलेबस, बहुत सारे ब्रांचेस है उसके सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो कुछ रिमेनिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जो सिलेबस है वो कमेंट में बता सकते हैं। वो भी पॉइंट आपको वीडियो के थ्रू आपका क्लियर किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का कंसेप्ट। ये जो पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कंसेप्ट। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम कवर करने वाले हैं पॉइंट डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑपरेटर क्या है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसमें एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यही दोनों मिला के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसमें होमोजेनियस का सॉल्यूशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और नॉन होमोजेनियस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। वो सब जो पार्ट है वो हम प्रूफ के थ्रू देख सकेंगे। उसके बाद डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, और उसके बाद शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। उसमें रूल नंबर 1 to 6 है। पहला रूल है
फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये कंसेप्ट है। अब राइट हैंड साइड जब फंक्शन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स है तो रूल नंबर 1 है, इसके रिगार्डिंग हम एग्जांपल देखने वाले हैं। रूल नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस के लिए है। रूल नंबर 3 हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस के लिए है। रूल नंबर 4 अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है। और रूल नंबर 5 प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल 100% चाहिए और ये जो दूसरा फी ऑफ एक्स फंक्शन है उसके फी ऑफ एक्स आइदर साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो सकता है या तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो सकता है या तो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। इसका मतलब रूल नंबर 5 हम एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा या तो ट्रिगोनोमेट्रिक होना चाहिए या अलजेब्रिक होना चाहिए, इसलिए हम रूल नंबर 5 यूज करने वाले हैं। अब रूल नंबर 6 जो है वो x ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू वी ऑफ x, वेयर वी ऑफ x इज आइदर ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस के लिए भी ये हम रूल नंबर 6 यूज करने वाले हैं। अब इसके रिलेटेड ये जो हम पहला पॉइंट मानेंगे तो इसके रिलेटेड दूसरा पॉइंट भी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n इंटू फी ऑफ x, फिर फी ऑफ x इज साइन ऑफ x प्लस b और कॉस ऑफ x प्लस b। मीन्स यहाँ x रेज टू 1 पावर है तो भी हम इसका प्रूफ देखेंगे और x की जगह x टू द पावर n इंटू फी ऑफ x, फिर फी ऑफ x इज आइदर साइन ऑफ x प्लस b और कॉस ऑफ x प्लस b। इसके रिलेटेड भी हम ये जो रूल नंबर 1 to 6 है ये सबके जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो जो पार्ट आते हैं उसके रिगार्डिंग सबके प्रूफ देखने वाले हैं और उसके बाद इसके रिलेटेड इसके एग्जाम्पल भी हम कंसिडर करेंगे। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ तो बेसिक आइडिया हमें चाहिए। वो बेसिक है आइडिया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है ऐसा पार्ट आपके सामने दिखेगा और आपको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर या तो d के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, इसलिए मैंने एक जो पार्ट है वो d लिया है। मीन्स इसके जैसा पार्ट आपके सामने आएगा वो हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर या d के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना है। तो d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये d प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसका d माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये d क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर d प्लस a क्यूब, ये d प्लस a ब्रैकेट रेज टू 3 होगा। उसके बाद d क्यूब माइनस 3ad स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर d माइनस a क्यूब की वैल्यू d माइनस a ब्रैकेट रेज टू 3 होगी। उसके बाद d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d प्लस a इंटू d माइनस a होगा। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये प्लस हम माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस एज इट इज, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है i की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 की वैल्यू हम यहाँ इस माइनस की जगह i स्क्वायर ले सकते हैं और लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने के बाद i ए ब्रैकेट स्क्वायर हो सकता है। और फिर रूल नंबर 5 मींस फार्मूला 5 जो प्रीवियसली यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए हो जाएगा d प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए। तो ऐसे जो पार्ट है ये फंक्शन ऑफ d है जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स या तो क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आया है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक फैक्टर का भी हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आगे देखने वाले। तो ये हम ऐसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। उसके बाद डी क्यूब प्लस ए क्यूब है वो हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखना है, d प्लस ए इंटू डी स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद डी क्यूब माइनस ए क्यूब d माइनस ए इंटू डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये d रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4, हम d रेज टू 4 डी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का स्क्वायर और रूल फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला नंबर 6 यूज करेंगे तो इसके फैक्टर डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए हो जाएंगे, और इसके लिए फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे तो डी प्लस ए इंटू डी माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट करने हैं और उसके बाद हम डी के वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है डी रेज टू 4 प्लस ए रेज टू 4। यहाँ हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं 2a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस किया और वही टर्म माइनस किया है, लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्ट क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और यही पार्ट माइनस ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो ये √2ad इसका परफेक्ट स्क्वायर ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके लिए फिर फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ए डी, और दूसरा फैक्टर होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ए डी, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इन डी है, ये भी क्वाड्रेटिक इन डी है, लेकिन हमें डी के वैल्यूज जो फाइंड आउट करने होते हैं तो ये जो पार्ट है इसके जैसा ही पार्ट है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इन डी है। इसके बाद ये जो पार्ट आते हैं फैक्टर्स आते हैं उसका इक्वेट हम 0 के साथ करते हैं, मीन्स ये 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ऐसा पार्ट आएगा, ये भी ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा पार्ट आएगा। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन की आइडिया क्या है, d इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक होने के लिए ये जो डी स्क्वायर का पार्ट है, ये जो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, अदरवाइज हम ये दो रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट। जब हम डायरेक्ट रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी है, तो इसके दो रूट होने वाले हैं, या तो दोनों रूट रियल हो गए, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और सेम हो गए, या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है, ये जो दोनों रूट है, दोनों रूट की सम, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डी है बी की वैल्यू, और ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर। और m1 और m2 ये जो दोनों रूट है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन a होता है, और ये c जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और ये जो a है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर। ऐसे हम दोनों रूट का सम और दोनों रूट का प्रोडक्ट करके भी ये रूट की वैल्यू जो है m1 और m2 डी की वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब क्यूबिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ डी, डी क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट होने वाले हैं। इसमें से तीनों भी रियल और इक्वल, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स और रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। आर बी रूट्स, देन सम ऑफ 3 रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, और ये क्या है, यहाँ डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। उसके बाद एनी 2 का प्रोडक्ट और उसकी सम जो है प्लस सी आने वाली है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ डी, और तीनों रूट का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, माइनस डी, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। यहाँ थोड़ा सा बेसिक देखने तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आइडिया देखने तक। लेकिन हम फिर बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं
रूल नंबर फर्स्ट जब देखेंगे उसके रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे तो उसके रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे। ऐसे ही हम सब बेसिक कंसेप्ट प्लस जो थ्योरी कंसेप्ट है सब थ्योरी कंसेप्ट का प्रूफ भी देखने वाले हैं और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये टोटल 20 आवर का कोर्स होगा। 20 आवर का ये जो लेक्चर हो गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, कम से कम 20 आवर के वीडियो लेक्चर्स। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा और बेसिक देखना पड़ेगा, वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या है? द एक्सप्रेशन is of the form an into x raised to n plus an minus 1 into x raised to n minus 1 plus an minus 2 into x raised to n minus 2 plus and so on plus a1x plus a0। ये क्या है? इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं इन इनडिटरमिनेट x या अननोन x। अब ये पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है तो हमें जो अननोन या वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो देखते हैं। अब यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ इससे आगे वाले की 2, 3, 4 अप टू यहाँ डिग्री n-2 है, यहाँ डिग्री n-1 है और यहाँ डिग्री n है। तो ये पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या है? n है। लेकिन इसकी डिग्री n होने के लिए ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए। तभी हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री n है। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है इक्वेशन का। और ये जो पॉलिनोमियल है, जब ये पॉलिनोमियल हम इक्वल टू 0 लेते हैं उस वक्त ये बन जाता है इक्वेशन। अब जब इक्वेशन का कंसेप्ट आया है तो हमने देखे हैं इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, वो है एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो जनरली अननोन एक ही होना चाहिए, ये x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब ये इक्वेशन है, उसके बाद इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कहेंगे? ये जो अननोन है, अननोन की वैल्यू पर्टिकुलर कुछ तो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है, तो उस वक्त उस x की वैल्यू को हम उस ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये ऐसी पर्टिकुलर x की वैल्यू देखना है मुझे। तो x की वैल्यू जब हम समझो -1 पुट करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद -1² प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। और वही क्या है? राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 is the solution of this quadratic equation। अब जब हम x इक्वल टू 1 पुट करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 6 हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड 6, राइट हैंड साइड 0 है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 is not the solution of x² plus 3x plus 2 equal to 0। तो ये होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ इनडिटरमिनेट या अननोन x था, लेकिन ये x की वैल्यू वो सेटिस्फाई करे उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस ऐसा इक्वेशन का कंसेप्ट यहाँ आया है, तो ये इक्वेशन मतलब जो कुछ पार्ट ले जो अननोन है उसके बारे में हम जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं
वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका मतलब ऐसा इक्वेशन कि जो उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर हो। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, समझो मैंने फंक्शन, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर फाइंड आउट करने के लिए या आने के लिए दो वेरिएबल चाहिए और उसका रिलेशन कुछ तो होना चाहिए। समझो हम मान रहे हैं y = f(x) ऐसा फंक्शन है, या हम जनरली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx। इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। एक बार डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हम सेकंड दो बार भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो d2y/dx² हो जाएगा। इसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं और ऐसा कंटिन्यूअसली हम nth डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, dny/dx⁴n, ये होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसे ही हम डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इसमें चाहिए। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस ऑर्डर इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और वेरियस ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडिया। लेकिन हम देखने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n तक देखने जा रहे हैं। तो ऑर्डर n तक देखने के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसमें चाहिए, उस वक्त हम इसे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कांसेप्ट है, वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म an into dny/dx⁴n plus an - 1 into dn - 1y/dx⁴n, ये n-1 द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, प्लस अप टू a1 into फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a0y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब एक जो पार्ट है वो हम, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो सब पार्ट हम कवर करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके रिगार्डिंग क्या है, डेरिवेटिव्स है, इसलिए ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, ये क्यों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y और उसके रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स है, या dy/dx, d2y/dx, dn - 1 y/dx⁴n-1 या nth डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है, पावर की तरफ देखते हैं। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो y या dy/dx के टर्म या उसके करस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव है, ये कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। हर एक टर्म में y की टर्म होनी चाहिए या तो उसके रिलेटेड डेरिवेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में या कौन सा भी पार्ट y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन लीनियर के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट में नहीं है y और उसके डेरिवेटिव तो लीनियर हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, एक पहली कंडीशन तो अभी भी बता दी। दूसरी कंडीशन है जो y और उसके डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करनी है, हमें उसका इंडेक्स चेक करना है। अब ये देखो y की पावर क्या है, यहाँ 1 है, उसका इंडेक्स 1 है। ये dy/dx है, उसकी पावर और इंडेक्स क्या है, 1 है। ये n-1 तो डेरिवेटिव है,
उसका इंडेक्स भी क्या है 1 है, और nth डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स भी क्या है 1 है। इसका मतलब लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स है उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स भी 1 होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट में भी नहीं चाहिए। मीन्स जनरली हम डेफिनेशन करते थे उस वक्त क्या बोलते थे, ये जो y के टर्म है और उसके डेरिवेटिव जो है तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन में चाहिए, तो इस वक्त उसकी वो क्या बोलते हैं ऑर्डर हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट में क्या चाहिए y और इसके डेरिवेटिव में हर एक टर्म में पावर 1 चाहिए, उस वक्त ही वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अब ये रियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब जब आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो सब कुछ कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रियल है, इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रियल कांस्टेंट बोलेंगे। अब ऑर्डर n जब बोलना है इसके लिए तब हम ये जो an है an क्या चाहिए नॉन जीरो चाहिए। मीन्स ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जब कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है तो ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अब ये राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है x ऑफ x, ये तो फंक्शन x का होगा या तो कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं और वो जीरो भी हो सकता है। अब इसके रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होने वाले हैं, राइट हैंड साइड जीरो या नॉन जीरो। उसके रिलेटेड भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर का कंसेप्ट, मींस डी ऑपरेटर। अब हम देखते आ रहे हैं dy बाई dx कैसे लिखते हैं हम जनरली, ये dy बाई dx ये हम d बाई dx ऑफ y ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो d बाई dx है इस पार्ट को हम आज से क्या मानेंगे d मानेंगे, तो ये ऑपरेटर d हो गया। तो ऑपरेटर d इक्वल टू d बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर और डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलेंगे। ये सिर्फ जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है ये d बाई dx, ये d और d मानेंगे, और ये जब हम और लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy, तो ये d ऑपरेटर है, डेरिवेटिव ऑपरेटर है। ठीक है, इतना ही है डिफरेंशियल ऑपरेटर में। लेकिन ये हम जब d2y बाई dx स्क्वायर लिखेंगे तो यही हम ऐसा लिख सकते हैं d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ y, लेकिन इसे हम कैसे लिख सकते हैं d2 अपॉन dx स्क्वायर को d स्क्वायर, तो यही हम d स्क्वायर y लिख सकते हैं। सिमिलरली d क्यूब y अपॉन dx क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, तो d क्यूब अपॉन dx क्यूब के लिए d क्यूब, उसी तरह dn अपॉन dx रेज टू n को कैपिटल D रेज टू n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ डी ऑपरेटर। अब ये डी ऑपरेटर का यूज क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है वहां हमें ये जो डी ऑपरेटर है डी ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज करना है। तो ये जब हमने डी ऑपरेटर यूज किया है ये किसके रिगार्डिंग आ रहा है dn y अपॉन dx रेज टू n, डी ऑपरेटर यूज करेंगे तो d रेज टू n y हो जाएगा, और ये n माइनस 1 डेरिवेटिव के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हर एक टर्म में y की टर्म है तो वो कॉमन ले रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट और डी ऑपरेटर की टर्म है वो एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड है एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जब दिख रहा है ये पॉलिनोमियल इन अननोन d है, या तो हम फंक्शन इन d बोल सकते हैं, और इसे ही जनरली हम इन शॉर्ट कैसा लिख सकते हैं f ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बड़ा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन 3 के थ्रू फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें
जो y का कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं फंक्शन ऑफ d जो है, ये जो ऑपरेटर का फंक्शन है इसका 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां से हम आगे जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लेंगे और उसके बाद ये फंक्शन ऑफ एक्स के जब 0 होगा या नॉन जीरो होगा इसके रिगार्डिंग भी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। अब ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 की 0 है, मींस राइट हैंड साइड एक्स ऑफ एक्स 0 है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 जो है ये ऐसा बनेगा एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसे ही हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, मींस एज इट इज इक्वेशन 3 है, तो एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, इसे ही हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड 0 या नॉन जीरो, इसके रिगार्डिंग दो टाइप है, एक है होमोजेनियस, कब राइट हैंड साइड 0 है तब, और नॉन होमोजेनियस जब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तब। ये हो गया होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का कंसेप्ट। उसके बाद थोड़े हम डी ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज देखेंगे। डी ऑपरेटर मीन्स डेरिवेटिव ऑपरेटर है, तो डेरिवेटिव में जो रूल है वही 100% ये रूल है, लेकिन ये डी के फॉर्म में दिया है। ये डी ऑफ सी इंटू वाई, यहाँ सी कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर सी आ जाएगा और ये ऑपरेट कहाँ होगा, वाई वेरिएबल को ऑपरेट होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ सम क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ पहली टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, या माइनस है तो माइनस हो जाएगी। अब n टाइम डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन है तो पहले फंक्शन को n टाइम्स और दूसरे फंक्शन को भी n टाइम्स डेरिवेटिव ऑपरेट हो जाएगी। अब ये ऑपरेटर है d माइनस ए इंटू डी माइनस बी, तो ऑपरेट पहला d मीन्स ये ऑपरेटर है तो ये पहला ये लिखो और उसके बाद ये लिखो, ये दोनों भी अप्लाई होने वाले हैं ऑपरेटर, तो ये कम्यूटेटिव लिखेंगे कम्यूटेटिव जैसा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद डी रेस टू एन इंटू डी रेस टू एम ऑफ वाई, मीन्स पहले एम टाइम्स ऑपरेट किया उसके बाद एन टाइम्स ऑपरेट किया, तो ये टोटल डी ऑपरेटर कितनी बार ऑपरेट हो गया, एन प्लस एम टाइम्स ऑपरेट हो गया। ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे डेरिवेटिव ऑपरेटर जो डी ऑपरेटर है उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का। इसमें क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन और उसे ही जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 दिया है और उसके रिलेटेड हमने 3 किया है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इन शॉर्ट उसे CF बोलते हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसे ही हम इन शॉर्ट PI बोलते हैं। या तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, और एक सिंबल यूज करते हैं YC फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और YP फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हो जाता है सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसमें और एक कंसेप्ट आएगा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये जो फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो हमारा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो होमोजेनियस के लिए वो 0 चाहिए। अब राइट हैंड साइड 0 है तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ। और दूसरा कंसेप्ट है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस देन कंप्लीट सॉल्यूशन y इज क्या होगा, CF प्लस PI हो जाएगा। तो ये हमारा
कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आता है सब प्रूफ थ्रू देखेंगे। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। अब हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो आइडिया है वो हम क्लियर करने वाले हैं। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस my इक्वल टू 0। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जब d की वैल्यू dy dx होती है तो यही हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन d ऑफ y माइनस my इक्वल टू 0 और y कॉमन लेने के बाद d माइनस m ऑफ y इक्वल टू 0 बनता है। अब ये जो पार्ट है बाद में देखेंगे। पहले dy by dx माइनस my इक्वल टू 0 जो है ये माइनस my राइट में शिफ्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है तो dy अपॉन ये y हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू dx हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है तो दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद ये जो dy अपॉन y है इसका इंटीग्रेशन log y हो जाएगा और m dx में m कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू mx प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। अब इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को तो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx प्लस c हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये रूल है e टू द पावर log ऑफ थीटा है तो यही हम थीटा ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये दोनों इनवर्स ऑपरेटर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस सिर पर रहेगा थीटा तो ये रहेगा y इज इक्वल टू लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो e टू द पावर mx इंटू e टू द पावर c हो जाएगा। तो ये जो e रेस टू mx प्लस c है ये हम e रेस टू mx इंटू e रेस टू c लिख सकते हैं, लेकिन जब c कांस्टेंट है तो c के रिलेटेड कौन सा भी फंक्शन हो वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये e रेस टू c कांस्टेंट है तो उसके रिलेटेड नेक्स्ट कांस्टेंट कैपिटल C पुट किया है तो ये हो गया y इज इक्वल टू e रेस टू mx इंटू इसके जगह c तो ये y की वैल्यू क्या मिल गई c इंटू e रेस टू mx। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था dy by dx माइनस my इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c इंटू e रेस टू mx बन गया। अब यही जो कंसेप्ट है इसके लिए जोड़ रहे हैं हम d माइनस यही डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस m ऑफ y इक्वल टू 0 हो रहा है तो d माइनस m ऑफ y इक्वल टू 0 है तो ये जनरल में फंक्शन ऑफ d है तो ये फंक्शन ऑफ d 0 के साथ इक्वेट करेंगे। इसका मतलब d माइनस m इक्वल टू 0 होगा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी। अब d की वैल्यू m है तो उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है e टू द पावर m टाइम्स x हो जाएगा और ये कांस्टेंट इसके आगे आ जाएगा। तो ये f ऑफ d इक्वल टू 0 को हम एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो यही एक्सिलरी इक्वेशन यूज करके जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू m आती है तो m के रिलेटेड क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का पार्ट e टू द पावर mx इंटू एक कांस्टेंट आ जाएगा। यही सॉल्यूशन आज से हम
ये डी की वैल्यू m है तो यूज करने वाले हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ए d2y/dx² प्लस a1 इंटू dy/dx प्लस a0y, ऐसा जनरल इक्वेशन लिया है मैंने, लेकिन डी ऑपरेटर यूज करने के बाद ये हो जाता है d2y, ये a1 कांस्टेंट, ये हो जाएगा dy प्लस a0y इक्वल टू 0, लेकिन y कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचते हैं d² प्लस a1d प्लस a0। लेकिन जब ये ब्रैकेट देखेंगे आप तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन d है, क्वाड्रेटिक है, इसको इक्वेशन अभी नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो पार्ट है ब्रैकेट पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक d-m1 और दूसरा d-m2, फिर m2 m1 और m2 रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ये एक केस हो गई। दूसरी केस भी क्या हो सकती है, रियल एंड रिपीटेड। तीसरी भी केस हो सकती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तीनों भी केस हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देख रहे हैं, लेकिन पहली केस है m1 और m2 दोनों भी रियल और डिस्टिंक्ट है। अब ये दोनों फैक्टर है तो हम ये d-m2 ऑफ y है, इसे थोड़ी देर तक z मान रहे हैं, तो यही हो जाएगा इक्वेशन 5 जो है, तो d-m1 ऑफ z हो जाएगा, तो d-m1 ऑफ z इज इक्वल टू 0 है। तो अभी हमने ये इसके जैसा कंसेप्ट देखा है, d-m1z इक्वल टू 0 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाती है, c1 इंटू e⁻m1x हो जाती है। अब यही वैल्यू जो है z इज इक्वल टू c1 e⁻m1x, लेकिन z की जगह क्या है, d-m2y है, तो z की जगह यहाँ पुट करने के बाद d-m2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 e⁻m1x हो जाएगा। तो यही यहाँ आया है, लेकिन d ऑफ y dy/dx हो जाएगा माइनस m2y, और ये राइट हैंड साइड। लेकिन आप ये देखोगे तो यही है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करेंगे, तो dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, तो ये px मीन्स y का कोएफिशिएंट है और यहाँ y का कोएफिशिएंट है माइनस m2, और ये राइट हैंड साइड है qx, ये qx है c1 इंटू e⁻m1x। अब ये p और q फाइंड आउट करने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ px dx, लेकिन px की वैल्यू यहाँ माइनस m2 है, तो ये px की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस m2 dx हो जाएगा, लेकिन माइनस m2 कांस्टेंट है, तो e⁻m2 और ये dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो यही हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज करेंगे। उसका जनरल सॉल्यूशन होता है y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन q ऑफ x और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if की वैल्यू है e⁻m2x, और ये q ऑफ x है वो c1 e⁻m1x है। अब ये एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो e⁻m1 माइनस m2 और ये x कॉमन आ जाएंगे इंटू dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻ax अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ a के जगह m1 माइनस m2 हो जाएगा,
और ये इंटीग्रेशन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज c1 इंटू ई टू द पावर इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन अपॉन x का कोएफिशिएंट m1 माइनस m2 हो जाएगा। उसके बाद ये c1 और ये m1 माइनस m2 कांस्टेंट है, दोनों एक साथ लिए हैं और ये इसका सिंप्लीफिकेशन लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद हम जब e टू द पावर प्लस m2x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेस टू प्लस m2x इंटू ई रेस टू माइनस m2x 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट में y ही रहेगा। अब ये जब कांस्टेंट है c1 m1 m2 तो इसके जगह मैं न्यू कांस्टेंट लेता हूँ कैपिटल C1 इंटू ई रेस टू m1x और इस पूरे इक्वेशन को हम ई रेस टू m2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये पार्ट इंटू ये 1 हो जाएगा, ये पार्ट इंटू ये 1 हो जाएगा, यही सिर्फ बचेगा और C2 इंटू ये पार्ट क्या हो जाएगा e रेस टू m2x। तो ये मिल गया हमें सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। अब यही लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके रिलेटेड ये जो सॉल्यूशन मिला है, अब यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर थे यहाँ देखो ये जनरल में फंक्शन ऑफ d है और इसके ही फैक्टर क्या है d माइनस m1 और d माइनस m2, फिर m1 और m2 रियल और डिस्टिंक्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम ये एक्सिलरी इक्वेशन होता है फंक्शन ऑफ d, ये जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। अब यही कंसेप्ट हम ये जो कंसेप्ट है इसके रूट डी ऑपरेटर यूज करने के बाद d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2 y इक्वल टू 0 था, लेकिन यही पार्ट सिर्फ क्या है फंक्शन ऑफ d और वो 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। मतलब हमें क्या करना है d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2 0 के साथ इक्वेट करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला पार्ट 0 है या तो सेकंड पार्ट 0 है, तो ये हो जाएगा d माइनस m1 इक्वल टू 0 और d माइनस m2 इक्वल टू 0। अब ये राइट में शिफ्ट करेंगे और ये राइट में शिफ्ट करेंगे तो d की वैल्यू m1 और दूसरी वैल्यू d की वैल्यू m2 हो जाएगी और ये दोनों भी हम रियल और डिस्टिंक्ट मान रहे हैं। अब इसके रिलेटेड m1 के रिलेटेड सॉल्यूशन का पार्ट आ जाएगा e रेस टू m1x और इसके रिलेटेड पार्ट आ जाएगा e रेस टू m2x और दोनों को एक एक कांस्टेंट जोड़ना है, इसको हम c2 जोड़ेंगे और इसे c1 और यही हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमने डायरेक्ट लिया है, लेकिन ये जो d के फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग d की वैल्यू m1 और m2 आई है, इसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं m1 के रिलेटेड सॉल्यूशन का पार्ट e टू द पावर m1x हो जाएगा और सेकंड जो d की वैल्यू है m2 उसके रिलेटेड e टू द पावर m2x आ जाएगा। तो ये जो हमने प्रूफ देखा है उस हिसाब से हम नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट f ऑफ d जो फंक्शन ऑफ d है उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और d के वैल्यू जो आते हैं उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक d की वैल्यू है तो e रेस टू वो वैल्यू टाइम्स x हो जाएगा पावर में और दूसरी m2 है तो e टू द पावर m2x हो जाएगा। अब ये रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू थे इसलिए ये सॉल्यूशन आया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले यही हम आइडिया जब जनरलाइज करेंगे, जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसके n लीनियर फैक्टर में कन्वर्शन हो जाएगा। ये जो फंक्शन ऑफ d है तो इसके रिलेटेड m1 वैल्यू m2 m3 अप टू mn वैल्यू आ जाएंगे और वो सब रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इस m1 के रिलेटेड ये m1 के रिलेटेड क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का पार्ट e रेस टू m1x, m2 के रिलेटेड e टू द पावर m2x और mn के रिलेटेड
ई टू द पावर एम एन एक्स, और हर एक पार्ट को फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। हर एक पार्ट को क्या करना है, हमें एक एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है और बाद में ये पार्ट सब ऐड करने हैं। ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। दूसरी केस कंसीडर करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऐसा क्वाड्रेटिक पार्ट आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो इसके दो रूट होने वाले हैं, d माइनस एम वन डी माइनस एम टू ऑफ y इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों फैक्टर है उसमें m1 और m2 रियल और रिपीटेड हो सकते हैं, मीन्स m1 इक्वल टू m2 हो सकता है। उसके लिए भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ी देर तक हम मानेंगे d माइनस m2 ऑफ y है, उसे z मानते हैं, तो ये z की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद d माइनस m1 ऑफ z इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट जो देखा है हमने, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, d माइनस m1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो d की वैल्यू m1 आ जाएगी। इसके रिलेटेड e टू द पावर m1x इंटू c1, ये z की वैल्यू हो जाएगी। और z की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें z की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो d माइनस m1 y इक्वल टू c e रेज टू m1 x हो जाएगा। ठीक है, अब ये y से ये d माइनस m1 यहाँ ऑपरेट करेंगे और d की वैल्यू dy dx पुट करेंगे, तो ये dy हो जाएगा dy बाई dx माइनस m1y, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेकिन ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस m1 और ये हो जाएगी q की वैल्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx में सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू द पावर माइनस m1x हो जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन ये होने के बाद y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू राइट हैंड साइड q dx। लेकिन आई एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आई एफ की वैल्यू q ऑफ x ये हो जाएगा। लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और ये y इंटू ई टू द पावर माइनस m1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c1। लेकिन c1 भी इंटीग्रेशन के बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लेने के बाद और एक कांस्टेंट आ जाएगा c2। अब ये पूरा जो इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, e टू द पावर m1x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद e रेज टू माइनस m1x और ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट में सिर्फ y बचेगा, और राइट में जो ये पार्ट है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो c1x प्लस c2 e रेज टू m1x हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है और इसके रूट d ऑपरेटर में d माइनस m1 और दूसरा भी m2 है, वो भी m1 जैसा ही है, ऑफ y इक्वल टू 0 है, तो ये सेम रूट रिपीट हो गए हैं। तो ये रूट के लिए e रेज टू m1x और 2 बार रूट है, तो उसके लिए 2 कांस्टेंट देने हैं, सम में लिखने हैं, लेकिन कांस्टेंट की सम कांस्टेंट ही होती है, तो किसी को तो x से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में रियल और रिपीटेड रूट के लिए। अब ये रियल और रिपीटेड रूट का कंसेप्ट हो गया, और तीसरा कंसेप्ट हो सकता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्ट आ जाएगा। उसके बाद इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, d माइनस m1 d माइनस m2 ऑफ y। लेकिन ये जो फैक्टर में m1 और m2 है दोनों कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। ये कौन सा कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, मींस a प्लस ib जब रूट है तो 101% a माइनस ib भी उसका ही रूट हो जाएगा। लेकिन जब a प्लस ib और a माइनस ib को देखोगे तो ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम क्या कर रहे हैं,
m1 की वैल्यू a प्लस ib है, तो इसके रिलेटेड सॉल्यूशन में क्या क्या पार्ट आएगा, e टू द पावर a प्लस ib टाइम्स x आ जाएगा। a माइनस ib रूट है, तो e टू द पावर a माइनस ib टाइम्स x, ये दूसरा सॉल्यूशन का पार्ट आ जाएगा। तो m1 और m2 के लिए जो स्टार वन था, ये डिस्टिंक्ट रूट है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये m1 और m2 के लिए जो पहली आइडिया देखी थी c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x का आइडिया यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो ये ऐसा लिख सकते हैं और ये पार्ट ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद e रेज टू x कॉमन आ जाएगा, c1 e रेज टू ibx, c2 e रेज टू माइनस ibx हो जाएगा, लेकिन यूलर्स आइडेंटिटी यूज करेंगे तो e रेज टू ibx हो जाएगा cos bx प्लस i sin bx, और ये हो जाएगा cos bx माइनस i sin bx हो जाएगा। अब हम c1 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करने के बाद ये हो जाएगा, और c2 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करने के बाद ये मिलेगा। अब इस टर्म में cos bx कॉमन हो सकता है, ये cos bx कॉमन निकालने के बाद ये c1 प्लस c2 हो जाएगा, और ये sin bx इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालने के बाद i भी कॉमन आ जाएगा, और c1 माइनस टाइम्स c2 ये हो जाएगा। लेकिन c1 प्लस c2 कांस्टेंट है, उसके रिगार्डिंग हम स्मॉल c1 पुट कर रहे हैं, ये cos bx, ये i टाइम्स c1 माइनस c2 ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसके रिलेटेड हम दूसरा कांस्टेंट c2 पुट कर रहे हैं, तो ये sin bx, और ये जो e रेज टू x आउटसाइड में आया है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन कैसे आया है, अब यहाँ इसे देख के हम थोड़ी सी आइडिया जनरलाइज करते हैं। अब ये जो a था ये है रियल पार्ट और b है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के रिलेटेड क्या आता है, e रेज टू वो रियल पार्ट टाइम्स x होता है, और इमेजिनरी पार्ट b है, तो c1 cos bx प्लस c2 sin of bx हो सकता है। कभी कभी ये जो रियल पार्ट है ये जो है ये 0 है, तो क्या हो सकता है, जब a की वैल्यू 0 है तब क्या हो सकता है, देखो जरा, if a इज इक्वल टू 0 मीन्स रियल पार्ट जब 0 है, तो y इज इक्वल टू e रेज टू 0x इंटू क्या हो जाएगा c1 cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx, लेकिन e रेज टू 0x होता है 1, तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब b प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर है तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी ऑपरेटर में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, और y कॉमन लेने के बाद ये हो सकता है। अब इसे हम क्या मान रहे हैं, दो d माइनस m1 दो बार रूट है और d माइनस m2 दो बार रूट है, लेकिन ये जो m1 और m2 है कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब m1 a प्लस ib जैसा है और m2 a माइनस ib जैसा है, लेकिन m1 दो बार है m2 दो बार है, तो ये जो इक्वेशंस है हम कैसे कर सकते हैं, ये जो स्टार वन और स्टार टू था, ये जो स्टार टू आप देखोगे ये स्टार टू देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक रूट दो बार आता है तो उसके रिगार्डिंग हम, ये रूट m1 है तो e रेज टू m1x लिखा है, ठीक है, तो ये c1x प्लस c2 उसके मल्टीपल में दो रूट है, इसलिए ये c1x प्लस c2 आया है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रूट है
तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए ऐसा पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट था c1 प्लस c2x, यह कैसे हो जाएगा, जब ये मेथड हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c1x प्लस c2, दो बार रूट है m1, तो इसलिए c1x प्लस c2 e रेस टू m1x हो जाएगा, और दूसरे के लिए c3x प्लस c4 e रेस टू m1x हो जाएगा। यहाँ m1 की जगह क्या करना पड़ेगा, m2 लेना है, क्योंकि यही है हमारा a माइनस ib और ये m1 है a प्लस ib। फिर उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तेज कर देंगे, तो ये पार्ट इनटू लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके एज इट इज, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने के बाद ये पूरे पार्ट में से e रेस टू x कॉमन आ रहा है, ये पार्ट इनटू e रेस टू ibx, लेकिन ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पार्ट एज इट इज और ये पार्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद cos bx कॉमन लाना है, तो ये cos bx कॉमन लेने के बाद ऐसा हो जाता है। लेकिन c1 प्लस c3 कांस्टेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हम नया कांस्टेंट पुट करते हैं, कैपिटल C1 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसके रिगार्डिंग नया कांस्टेंट C2, तो यही पार्ट हो जाएगा c1x प्लस c2, जो यहाँ नेक्स्ट कांस्टेंट अदर कांस्टेंट में लिखा है इंटू cos bx, और यही पार्ट कैसे लिख सकते हैं हम c3x प्लस c4 इंटू साइन bx। तो इसका ये जो है a प्लस ib दो बार आया था, और उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है a माइनस ib वो भी दो बार आया था। तो दो बार आने के बाद कॉम्प्लेक्स ये कैसे होता है, जो कांस्टेंट था c1x प्लस c2 टाइम्स cos bx प्लस c3x इंटू c3x प्लस c4 टाइम्स साइन bx, और ये जो रियल पार्ट है तो ये रियल पार्ट के लिए एक ही टर्म होगा। तो ऐसे तरह हमें क्या करना है, हमारे जो आइडिया है वो ग्रो करनी है। अब ये जो सब कुछ आइडियाज हमने कवर किए हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, हम अब एक साथ देखेंगे। फ्रॉम अबव आइडिया द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज फॉलोज, इफ ऑल द रूट्स मींस डी के वैल्यूज m1 m2 mn जो कुछ वैल्यू है सब कुछ रियल और सब कुछ डिस्टिंक्ट है, तो m1 के रिलेटेड सॉल्यूशन का पार्ट आ जाएगा e रेस टू m1x, और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, m2 के रिलेटेड ये सॉल्यूशन और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है mn के रिलेटेड, और ये cn, और ये सब पार्ट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इसमें से n रूट है, इसमें से 2 रूट रिपीटेड आया है, तो हम मान रहे हैं m1 और m2 रिपीटेड हुए हैं, तो m3 अब m3 टू mn ऑल डिस्टिंक्ट है, तो उसके रिलेटेड क्या होगा सॉल्यूशन, इसके रिलेटेड c1 प्लस c2x e रेस टू m1x होगा, और ये m3 के लिए ये सॉल्यूशन, उसी तरह mn के लिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम 3 रूट से मान रहे हैं, तो ये 3 रूट के लिए सॉल्यूशन का पार्ट क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, और ये m1 m2 m3 सेम है, तो ये की लेते हैं e रेस टू m1x, m4 के लिए ये सॉल्यूशन और mn के लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स मींस a प्लस ib और a माइनस ib रूट है, तो इसके रिलेटेड रियल पार्ट के रिलेटेड क्या हो जाएगा e रेस टू x, और ये जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा c1 cos bx प्लस c2 sin bx हो जाएगा। ये दोनों रूट के लिए एक ही ऐसा पार्ट आ जाएगा, और m3 के लिए ये सॉल्यूशन और mn के लिए ये सॉल्यूशन, क्योंकि वो रियल और डिस्टिंक्ट मान रहे हैं। तो रियल के लिए एक्सपोनेंशियल में सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स के लिए cos और sin में सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट पार्ट होगा वही कॉम्प्लेक्स रूट m1 a प्लस ib 2 बार, और उसके हिसाब से a माइनस ib भी 2 बार आ रहा है, तो ये 4 रूट हो गए टोटल। वो 4 रूट के लिए सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ तक आएगा, ये m5 के लिए ये सॉल्यूशन, m6 के लिए ये सॉल्यूशन और mn के लिए
ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन वो कैसा फॉर्म दे रहा है, m1 m के जैसा और m2 माइनस m के जैसा, मीन्स 2 और -2 रूट है, तो कैसा सॉल्यूशन हो सकता है, ये करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये m1 इक्वल टू m के लिए ये सॉल्यूशन और m2 इक्वल टू माइनस m के लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यही हम हाइपरबोलिक में ऐसा पुट कर सकते हैं और ये पार्ट ऐसे पुट कर सकते हैं। उसके बाद cos हाइपरबोलिक mx कॉमन निकालेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा और sin हाइपरबोलिक mx कॉमन निकालेंगे तो ऐसा पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके जगह दूसरा कांस्टेंट ये cos हाइपरबोलिक mx, ये sin हाइपरबोलिक mx और दूसरा कांस्टेंट लेने के बाद यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंसेप्ट होता है। तो ऐसे ही हम ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका आइडिया जो देखा है प्रूफ के थ्रू, उसी तरह ये हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किसका सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किसी तरह का होता है f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू 0, इसे हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या शॉर्ट में क्या बोलते हैं yc, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अभी तक जो जनरल में आइडिया देखे थे वो सब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही थे, उसका ही हम जनरल में सॉल्यूशन देख रहे थे, लेकिन अब थोड़े से पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं इसका। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 5y equal to 0। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कैपिटल D इक्वल टू dy dx पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा dy प्लस 5y इक्वल टू 0, और ये y कॉमन लेने के बाद रहता है d प्लस 5y इक्वल टू 0, और ये y का जो कोएफिशिएंट है ये f ऑफ d है, तो f ऑफ d इक्वल टू 0 होता है, उस वक्त इसे हम एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो y का कोएफिशिएंट d प्लस 5 0 के साथ इक्वेट करने के बाद ये जनरल में लिखा है तो ये हो जाएगा d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हो जाएगा d इक्वल टू -5, लेकिन -5 रियल नंबर है तो इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन c1 e रेज़ टू m1x हो जाएगा, लेकिन ये m1 की वैल्यू d इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू क्या है, जनरल में m1 है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा c1 e रेज़ टू -5 ऑफ x। तो यही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब ये सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू ये है तो ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 5 टाइम्स y की वैल्यू। अब जो y मिला है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्या है देखो जरा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम डी ऑपरेटर यूज करेंगे, पुट डी इक्वल टू डी बाय डी एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इक्वल टू 0, लेकिन ये जो y का मल्टीप्लायर होता है कोएफिशिएंट जो है ये 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यही एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो यही हम डी स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग।
स्टार्टिंग है, तो दो आइडिया दे सकते हैं हम। तो क्या होगा यहाँ, ये डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यही हम 4 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो डी प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और डी माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो डी की वैल्यू -2 और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यही आप ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यही डी स्क्वायर इक्वल टू 4, लेकिन 4 हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू प्लस और माइनस बी हो जाएगा, तो डी की वैल्यू प्लस और माइनस 2 हो जाएगी। इसका मतलब डी की वैल्यू 2 और -2 मिली है। ये कंसेप्ट यूज करके भी डी की वैल्यू 2 और -2, और ये कंसेप्ट यूज करके भी डी की वैल्यू प्लस और -2 मिली है। अब ये कंसेप्ट दो रियल रूट मिले हैं हमें, ये -2 और +2 जो है दोनों भी रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसे हम थोड़ी देर तक m1 मानेंगे, इसे m2, और इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल सॉल्यूशन yc क्या हो जाएगा, c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन m1 की वैल्यू -2 पुट करने के बाद ये हो जाएगा c1 e रेज टू -2x प्लस c2 e रेज टू, ये जो m2 की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, तो यही दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब ये हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेते हैं, ये जब डी ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक्सिलरी इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 हो जाएगा, और ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये पार्ट 0 के साथ इक्वेट करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये एक्सिलरी इक्वेशन होने के बाद ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, d-2 का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से आगे हम गलती करते हैं, d-2 इक्वल टू 0 इतना ही सिर्फ लिखते हैं, लेकिन ये d-2 दो बार है, तो d-2 इक्वल टू 0 ऐसा लिखना चाहिए। तो ये पहला सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और दूसरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा, 2। लेकिन ये दोनों क्या है, रियल और रिपीटेड है, तो इसके रिलेटेड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म में इसको हम m1 मानेंगे, यह भी क्या है, m1 भी है, तो m1 दो बार रिपीट है, तो इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x लिखो या c1x प्लस c2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, e रेज टू m1x, ये जनरल में सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन m1 की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू e रेज टू m1 की वैल्यू 2 टाइम्स x, यही हो जाएगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो जरा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डी ऑपरेटर में पहले लिखेंगे हम, तो डी ऑपरेटर में लिखने के बाद यही हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 2d प्लस 4। अब ये हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, y कॉमन ले रहे हैं, तो ये ऑफ y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर
प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसके डायरेक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी है तो इसका कंपैरिजन AD स्क्वायर प्लस BD प्लस C के साथ करेंगे। तो D स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जनरली A, वो 1 हो जाएगा, B की वैल्यू 2 हो जाएगी और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। Therefore D इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 2, c की 4 और a की 2 पुट करनी है तो d इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ 2 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें टू टाइम्स ये हो जाएगा 2 और हमें सिंप्लीफाई करना है, -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ -12 अपॉन 2 होता है। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ -12 हम रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 12 लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई होता है और 12 का रूट जो होता है ये 2 रूट 3 होता है। तो ये जो रूट ऑफ -12 है ये हम आई टाइम्स 2 रूट 3 लिख सकते हैं और ये डिनोमिनेटर का 2 कॉमन लेंगे और ये 2 के साथ जब कैंसिल करेंगे तो ये रहेगा -1 प्लस और माइनस आई टाइम्स रूट 3। तो ये हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले हम -1 प्लस आई टाइम्स रूट 3 और दूसरा रूट है -1 माइनस आई टाइम्स रूट 3। तो हम इसकी तरफ देखेंगे तो a प्लस IB जैसा है, a माइनस IB जैसा है, तो यहाँ ये हो जाएगा रियल पार्ट और ये रूट 3 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ये और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, इसके रिलेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा CF इक्वल टू YC, जनरल में पहले लिखेंगे e⁴ax इंटू क्या, C1 cos ऑफ bx प्लस C2 साइन ऑफ bx, इसका ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ a के जगह -1 पुट करना है और b के जगह रूट 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा e⁻−1x मीन्स -x इंटू C1 cos ऑफ रूट 3 टाइम्स x प्लस C2 साइन ऑफ रूट 3 टाइम्स x, और यही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे तो भी चलेगा और इसे y भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होता है। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। रूट जो निकालना है वो बेसिक आइडिया 8th 9th में हमने कवर की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये ही एग्जांपल देखो, ये क्या है, डी ऑपरेटर में हम डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू 0, एक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये ब्रैकेट पार्ट 0 के साथ इक्वेट करने के बाद ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यही हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। देयरफॉर जनरल में d इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है।
तो ये ए बी सी के वैल्यू पुट करने के बाद ये मिलेगा माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू 5 -20 हो जाएगा, करेक्ट, अपॉन 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा है ये 2 प्लस और माइनस -16 आता है, रूट ऑफ -16, और वही हम रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16, लेकिन रूट ऑफ -1 की वैल्यू i होती है और रूट ऑफ 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये 2 कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस और माइनस 2i ये हो जाएंगे d के वैल्यू मीन्स 1 प्लस 2i और 1 माइनस 2i। फिर उसका कंपैरिजन a प्लस जनरल ib के साथ करेंगे तो एक रियल पार्ट 1 होगा और b इमेजिनरी पार्ट 2 होगा। तो इसके रिलेटेड जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा CF इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू y भी बोल सकते हैं होमोजेनियस के लिए, और e रेस टू ax इंटू C1 cos ऑफ bx प्लस C2 साइन ऑफ bx। ये जनरल में सॉल्यूशन, लेकिन a की वैल्यू 1 b की 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा e रेस टू 1x मीन्स e रेस टू x इंटू C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सब एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट आता है मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंसेप्ट हो गया है, नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है कब, जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट आता है। मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्म में होना चाहिए f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू x ऑफ x, तभी पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट आता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये ऑपरेट क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन f ऑफ d, दोनों साइड को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो f ऑफ d डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो 1 अपॉन f ऑफ d क्या होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर होता है। तो 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट किया, ये राइट हैंड साइड को ऑपरेट किया, ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे और ये y रहेगा, और ये जो राइट हैंड साइड में है इसे ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ये जो y है उसे pi या yp बोलेंगे, और ये जो है ये इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 अपॉन f ऑफ d ऑफ फंक्शन ऑफ x ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड थोड़ी सी जो आइडिया है वो भी हम देखते हैं। एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंपल एग्जांपल के लिए कैसे आता है। हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं जिसका राइट हैंड साइड नॉन जीरो हो, d ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब यही हम dy कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx, और ये राइट हैंड साइड वेरिएबल सेपरेबल में करेंगे तो dx राइट हैंड साइड में जाके ऐसा बनेगा। ये वेरिएबल सेपरेबल में है तो इसका सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन y और ये ऐसे रहेगा। मीन्स ये जो y है वो क्या बन जाएगा, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा, और ये जो फंक्शन ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d इक्वल टू d है तो yp इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इज इक्वल टू x ऑफ x है, लेकिन f ऑफ d के जगह d रहेगा, 1 अपॉन d ऑफ फंक्शन ऑफ x है। तो इसके रिलेटेड ये जो पार्ट आएगा ये हम पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल का बोलेंगे। मीन्स ये 1 अपॉन d है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। अब
अब एक बार डी है डिनोमिनेटर में तो एक बार इंटीग्रेशन, तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/d² है तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा। 3 बार d डिनोमिनेटर में है तो 3 बार इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ऐसे ही n टाइम्स है d डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ d। अब यही पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट हम धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे हैं। सेकंड वाला एग्जांपल ऐसा है, जनरल में d माइनस ए ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो ये d ऑपरेटर की जगह d बाई डी एक्स ऑपरेटर लेंगे तो यही हम d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस ए वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ करेंगे तो p की वैल्यू माइनस ए और q की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये यूज करने के बाद e रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा और इसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ये आई एफ y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू की वैल्यू ये पुट करने के बाद ये मिल जाएगा हमें। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये इंटीग्रेशन कुछ तो आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम थ्रू आउट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई इस पार्ट को मल्टीप्लाई किसे करेंगे, e रेज टू एक्स से करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होने के बाद 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन होने के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू एक्स मल्टीप्लाई किया हुआ और लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो दोनों 1 हो जाएंगे तो y इक्वल टू e रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स फंक्शन ऑफ x dx। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आप f ऑफ d देखोगे तो f ऑफ d d माइनस ये है और यही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में 1/f ऑफ d होता है, तो 1/f ऑफ d का मतलब 1/d माइनस ये हो जाएगा और ये फंक्शन ऑफ x पे ऑपरेट होगा तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स एक्स ऑफ एक्स dx। अब यही हम आइडिया थोड़ी सी आइडिया लगाएंगे तो d माइनस ये है तो माइनस ए के रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनसाइड और इंटीग्रेशन के बाहर e रेज टू प्लस एक्स का हो जाएगा और यहाँ इंटू एक्स ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब यही हम आइडिया यूज करेंगे यहाँ, तो ये d प्लस ये है तो प्लस ए की टर्म के रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनसाइड इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का फंक्शन एक्सपोनेंशियल का और ये एक्स ऑफ एक्स dx ये हो जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की आइडिया। लेकिन 1/d प्लस ए के लिए ये आइडिया इंटीग्रेशन की हो जाएगी और 1/d माइनस के लिए ये आइडिया। अब यही आइडिया हम जब समझो क्वाड्रेटिक मींस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके दो फैक्टर हो सकते हैं d प्लस बी डी प्लस ए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले d प्लस ए ऑपरेट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x को, तो ये ऑपरेट करने के बाद ये मिलेगा और ये एज इट इज रहेगा और ये कुछ तो फंक्शन समझो इसे हम g ऑफ x मान रहे हैं तो ये g ऑफ x आने के बाद फिर यही आइडिया यूज करेंगे, ये हमारा g ऑफ x है तो g ऑफ x के लिए ये आइडिया यूज करेंगे तो प्लस b के लिए e रेज टू बी एक्स इनसाइड e रेज टू माइनस बी एक्स आउटसाइड और ये g ऑफ x एज इट इज मींस ये जो इंटीग्रल है पार्ट है ये जनरल है इसलिए सॉल्व नहीं एज इट इज पुट किया है और ये ऐसी तरह yp का कंसेप्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हम ये यूज कर सकते हैं, या तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आप ये a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन दूसरा फैक्टर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर रहेगा। अब सुटेबल d की वैल्यू माइनस बी और माइनस ए पुट करने के बाद a और b की वैल्यू मिल जाएगी, ये a और b की वैल्यू पुट करने के बाद ये 1/b माइनस ए कॉमन आ जाता है, ये जो माइनस है माइनस आप -1/d प्लस बी यहाँ किया है और ये ऐसे किया है
तो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट 1/d प्लस बी इंटू डी प्लस ए। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है तो हम कैसी आइडियोलॉजी लगा सकते हैं, यहाँ ए प्लस बी, बी और ये है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब b पहले है तो माइनस टाइम्स उसके रिगार्डिंग फैक्टर ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस टाइम्स है तो ये पहले आ जाएगा। ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये yp इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये क्या कांस्टेंट है और ये ऑपरेटर जो है यहाँ सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, और माइनस टाइम्स ये ऑपरेटर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई करने के बाद ये पार्ट आ जाएगा, ये अप्लाई करने के बाद ये पार्ट हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट। तो ऐसे ही हम ये जो हमारी आइडिया थी पर्टिकुलर इंटीग्रल की धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव ए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स अपॉन ए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए टाइम्स ई रेस टू एक्स हो जाएगा, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन ये हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये, तो ये एफ डैश अपॉन एफ है, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों इनवर्स ऑपरेटर है। ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए पहले मैं 2 कौन से साइड पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद एक जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी, यू डेरिवेटिव के लिए चूज करेंगे और v इंटीग्रेशन के लिए चूज करेंगे, लेकिन u LIATE का यूज करके u डेरिवेटिव के लिए चूज करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यही कंसेप्ट है, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है, वो भी हमारे साथ होनी चाहिए। अब ये कंसेप्ट होने के बाद हम जो जनरल मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की, वो जनरल मेथड का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI हो जाएगा। और एक्सिलरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये जो y का कोएफिशिएंट है फंक्शन ऑफ d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ये जो मिडिल टर्म है 3d का स्प्लिटिंग 2d प्लस d हो सकता है, उसके बाद ये दोनों में d कॉमन आएगा, यहाँ से 1 ही कॉमन आएगा, फिर ये हो जाएगा d इंटू डी प्लस 2 प्लस 1 इंटू डी प्लस 2, फिर ये d प्लस 2 कॉमन आने के बाद d प्लस 1 बचेगा, और ये 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो d की वैल्यू -1 और -2 हो जाएंगे। और ये जो -1 है उसको हम m1 मानेंगे और दूसरी जो है उसे m2 मानेंगे, लेकिन -1 और -2 दोनों भी रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आइडिया है m1 के लिए c1 e रेस टू m1x और m2 के लिए c2 e रेस टू m2x। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा c1 e रेस टू -x प्लस c2 e रेस टू -2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/f ऑफ d इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन x ऑफ x, लेकिन f ऑफ d क्या है d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और राइट हैंड साइड क्या है साइन ऑफ e रेस टू x। लेकिन यही हम फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी फाइंड आउट किया है,
ये d+2 इंटू d+1, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, d+2 इंटू d+1 ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। यहाँ दो आइडिया है हमारे पास, एक एक ऑपरेटर यूज करते रहो, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन की भी आइडिया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, ये जो एक एक ऑपरेटर 1/d+1 ऑपरेट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो +1 है, इसके रिलेटेड e⁻1x इनसाइड, e⁻−1x आउटसाइड ये फंक्शन, और उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमारा टारगेट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये e⁻x है, उसके रिलेटेड हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं, तो e⁻x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, तो हम e⁻x इंटू dx है, उसके जगह dt पुट कर सकते हैं और साइन ऑफ t हो जाएगा, और यही इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। बाकी सब कुछ पार्ट एज इट इज है। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लिखा है और ये कॉस t, लेकिन t की वैल्यू है e⁻x। ये सर जहाँ जहाँ चेंजेस होता है वहाँ ही हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है। ये कैरी फॉरवर्ड एज इट इज, ए कॉस t की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा। अब हम 1/d+2 ऑपरेट करेंगे, तो +2 के लिए e⁻2x इनसाइड, e⁻−2x आउटसाइड, ये एज इट इज, और ये फंक्शन यहाँ है। उसके बाद इन दोनों का हम एक्सपोनेंशियल की आइडिया यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये एज इट इज पार्ट है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, e⁻x को p मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x dx dp हो जाएगा। अब यहाँ ये e⁻x dx है, तो यहाँ dp पुट करेंगे और ये cos ऑफ p हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन पार्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos p dp। अब cos p का इंटीग्रेशन sin p होता है, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन p की वैल्यू e⁻x है, तो ये पुट करने के बाद pi मिल जाएगा, माइनस ऑफ e⁻2x इंटू साइन ऑफ e⁻x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का y CF प्लस पी आई। यहाँ CF की वैल्यू है ये, पी आई की वैल्यू है ये दोनों का एडिशन करेंगे, तो यही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या है दूसरा एग्जांपल, सॉल्व d² - 3d + 2 ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ e⁻x। लेकिन यही सेम एग्जांपल है, तो हम थोड़ा सा फास्टली कंसिडर करेंगे। अब यही एग्जांपल में ये 1 2 रूट हो जाएंगे, 1 2 दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है, ये जनरल आइडिया यूज करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा हमें। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इसके फैक्टर ये दोनों है, तो d+1 ऑपरेट करेंगे पहले, तो ये d-1 ऑपरेट करने के बाद -1x इनसाइड +1x आउटसाइड, और ये फंक्शन रहने के बाद फिर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा e⁻x t। और प्रीवियस जो एग्जांपल देखा था वैसे ही 100% सेम करना है, और ये पी हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻2x साइन ऑफ e⁻x, और ये CF प्लस पी करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो प्रीवियस एग्जांपल था उसके जैसा ही एग्जांपल है ये, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, d2y/dx² + dy/dx = 1/1 + e⁻x है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है वो डी ऑपरेटर में ऐसा हम कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे डी ऑपरेटर यूज करके। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस पी। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का, लेकिन ये f ऑफ d 0 के साथ इक्वेट करने के बाद ये एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। अब ये d कॉमन निकलने के बाद d × d+1 = 0, इसका मतलब d तो 0 हो रहा है, या तो d+1 तो 0, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो d के वैल्यू 0 और -1 मिलेंगे। एक को हम 0 को m1 -1 को m2 मान रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी रियल है और डिस्टिंक्ट है,
ये जनरल फॉर्म होगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू m1 m2 के यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये फॉर्मूला है लेकिन 1/f(d) होगा d² + d, और ये जो फंक्शन दिया है 1/1 + e⁻x, लेकिन यही हम d × d+1 लिख सकते हैं एज इट इज। ये d+1 तो पहले ऑपरेट करेंगे या d करेंगे, कौन सा भी ऑपरेट करेंगे तो चलेगा। हम d+1 ऑपरेट कर रहे हैं, +1 के लिए e⁻1x इनसाइड, e⁻−1x आउटसाइड, ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है। और इसके लिए हमने ये आइडिया यूज की है। अब यहाँ कौन सी आइडिया यूज करेंगे, e⁻x न्यूमरेटर का पार्ट है, इसे हम डिनोमिनेटर को f(x) मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(f) इक्वल टू log f की आइडिया यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी log of 1 + e⁻x, और ये पार्ट एज इट इज रहेगा। अब 1/d का कंसेप्ट है इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये पार्ट का हो जाएगा। अब ये पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन, ये जो e⁻x × log of 1 + e⁻x है वही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, LIATE यूज करेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स log of 1 + e⁻x u रहेगा और v की वैल्यू हो जाएगी e⁻x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, u एज इट इज मीन्स a log फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अब ये पार्ट एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन, log का इंटीग्रेशन 1/1 + e⁻x इंटू इसका डेरिवेटिव ये और e⁻x का इंटीग्रेशन। अब हम ये माइनस आगे लेंगे, e⁻x log फंक्शन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, 1/1 + e⁻x बनेगा। अब ये पार्ट लास्ट तक एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हम सिर्फ यहाँ ही टारगेट करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 + e⁻x है, तो डिनोमिनेटर को देख के हमें न्यूमरेटर एडजस्ट करना है। तो न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, +ex और -ex एडजस्टमेंट करना है। तो प्लस और माइनस करने के बाद इस बंच को सेपरेट ये डिवाइड करेंगे और -e⁻x को ये डिवाइड करने के बाद यहाँ रहेगा सिर्फ 1 और ये फिर बनेगा f(x) की आइडिया यहाँ यूज करने पड़ेगी और ये ही हो जाएगा। ये तो 1 है ही, उसका इंटीग्रेशन x है और यहाँ f' इक्वल टू log f की आइडिया यूज करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इन दोनों में से a log का फंक्शन कॉमन आ सकता है और रिमेनिंग e⁻x और ये माइनस माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये -e⁻x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा, नहीं तो यहाँ कॉमन भी नहीं लिया है, आप कॉमन भी ले सकते हो या एज इट इज पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।